जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा अर्थात निम्न सदन के बारे में, उसके गठन के बारे में देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, उनके उपाध्यक्ष के बारे में, लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं, विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ क्या होती हैं। आज यदि आप ये वीडियो देखेंगे लोकसभा के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस हो, आपका एमपीपीसीएस हो, या फिर यूपीएससी हो, सिविल सेवा का एग्ज़ाम, या फिर आपका कोई भी कॉलेज का एग्ज़ाम हो, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि एक ही है, तो आप अच्छे से यदि आप इस वीडियो को देखेंगे, एक बार में यदि समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार में देखिए। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, इससे पहले मैंने जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी असेंबली यानी कि जो प्रस्तावना है, हमने जितने भी वीडियो बनाए आपने उन सब में कमेंट किया और बताया, है ना। तो एक विनती है आपसे, आप कमेंट करना मत भूलिए, उसी तरीके से बस कमेंट कीजिएगा। और चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। देखिए आपका पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जो 81 है उसमें लोकसभा के गठन की बात की गई है, 79 में संसद की गठन की बात की गई है। अब आपको पता होगा कि संसद में कौन कौन से लोग आते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद बनता है। वहीं आप यदि राज्यसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्योंकि हम पहले वीडियो बना चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे लोकसभा की अवधि के बारे में। तो देखिए लोकसभा की अवधि, ठीक है ना, जो इंग्लैंड जो लोकसभा हमारे यहाँ कौन सी, अब थोड़ा सा और देखेंगे, हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है। और ये हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। इसीलिए जो लोकसभा का जो कार्यकाल है, ब्रिटेन के इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही बात होती है, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह ही 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जनरली कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन निम्न परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो केवल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा की भांति स्थायी सदन नहीं है, ठीक है। हमारा जो राज्यसभा है, जिसके बारे में आर्टिकल 80 यानी कि 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है, तो जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, जिसे उच्च हाउस भी कहा जाता है, यानी कि अपर हाउस, ठीक है। क्योंकि जो हमारा लोकसभा है वो प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का विघटन होता है, इसीलिए इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में जिसका बहुमत समाप्त होता है ठीक है, इसके बाद विघटन हो जाता है और फिर जो बहुमत की सरकार आती है फिर उनके बाद लोकसभा का पुनः गठन किया जाता है। किंतु प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, किंतु प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद यदि राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तो वो राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। किंतु संविधान के आर्टिकल 83 के 2 सब आर्टिकल 2 है के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है। वैसे तो हमने देखा कि देखिए सबसे पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को विचार विमर्श करके ये कहती है कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। किंतु ये तो लोकसभा के कम यानी कि 5 वर्ष से कम के कार्यकाल की बात हो गई। यदि कभी कम होता है, यदि हमें 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का, तब देखेंगे कि कैसा होता है।
जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 है ना, और राष्ट्रपति शासन 356, और जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 में लगता है। आपातकाल पे भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। एक बार में तो देखेंगे कि एक बार में हम कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। तो एक बार में संसद के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं। ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है? जब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, ठीक है। जब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम लोग 1-1 वर्ष करके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। किंतु आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद ही लोकसभा का विघटन होना आवश्यक होता है। जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 6 माह बाद ही लोकसभा का विघटन करना आवश्यक होता है, ठीक है। सन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 करके, ठीक है ना, 2 बार क्या हुआ, 1-1 वर्ष करके आगे बढ़ाया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन भी हुआ था दोस्तों। यदि आप चीज़ों को कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, ज़रूरी ये है कि आपको चीज़ें याद कितनी रहती हैं, ठीक है। तो 1976 रखिए, 1976 याद रखिए। इंदिरा गांधी जी का शासन था उस समय, और उनके शासनकाल में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 1-1 वर्ष करके 2 बार जो लोकसभा है, लोकसभा के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, ठीक है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। हमारा जो मूल संविधान है उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या तो 500 निश्चित की गई थी मूल संविधान में, किंतु अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 552 हो सकती है। फिर भी संविधान के आर्टिकल 81 का के अनुसार राज्यों में, है ना, जो इसके अनुसार क्या है, राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। अर्थात जो राज्य है उनसे उनके जो प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। संविधान के आर्टिकल 81 खा के अनुसार संघ राज्यों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकते। अब देखिए, जो राज्यों के प्रतिनिधि, मतलब राज्य तो आप सब जानते हो, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये तो राज्य हो गए। लेकिन आप संघ शासित प्रदेशों की बात करेंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख, ठीक है, वहीं दिल्ली है, पौंडुचेरी है, इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना होगा आपने, और दादरा नागर हवेली, ये क्या है, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरी बात देखते हैं, संविधान के आर्टिकल 331 यानी कि 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्लो भारतीय समुदाय, लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आंग्लो भारतीय समुदाय किसे कहते हैं? जिनकी संख्या भारत में बहुत कम है, ठीक है, जिनकी संख्या भारत में, एक तरीके से आप माइनॉरिटीज़ को कह सकते हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो यदि उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा 2 लोगों की या फिर 2 सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दो सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, किंतु जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं और जब उन पर महाभियोग लगता है तब ये तो 2 सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। लेकिन और उपराष्ट्रपति जी का जब निर्वाचन होता है तो उसमें भी ये 2 सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगी, यदि आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे, जोड़कर चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, यानी कि 545 है। देखिए, संसद द्वारा सन 2001 में संसद के द्वारा पारित 84वां संविधान संशोधन, है ना, जो 84वां संविधान अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।
अर्थात 2001 में जो संशोधन हुआ, जो विधेयक पारित हुआ, उसमें ये कहा गया कि 2026 तक, ठीक है, 2026 तक लोकसभा और जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो अधिक नहीं की जा सकती, यथावत ही रहेंगी लगभग 25 सालों तक। तो अभी आपका 2023 चल रहा है, 2022-23 समझ लीजिए आप ये सन, है ना। 2026 में बड़ा टाइम है, तो तब तक क्या हो सकता है, जो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है, जो सीटें हैं, वो यथावत ही रहेंगी, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, ठीक है। अब हम देखेंगे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, इलेक्शन, अर्थात लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, ठीक है। जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, ठीक है ना, और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता की बात करेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी कंडीशन है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये लोकसभा के सदस्य बनने के लिए ये योग्यताएं हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले भारत के नागरिक होना आवश्यक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और भारत सरकार या राज्य सरकार के समक्ष किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। अब उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है उनके सदस्यों में से ही होता है, अलग से व्यक्ति नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष में से किसी 2 व्यक्तियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब हम थोड़ा सा प्रोटेम स्पीकर के बारे में देख रहे लेंगे। आप सोचेंगे कि ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्यों बताया गया है, तो देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में मदद करता है, कि इसीलिए हमने इनके बारे में बताया, क्योंकि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में मदद करते हैं एवं नव निर्वाचित सदस्य को शपथ ग्रहण कराते हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ भी ग्रहण करवाते हैं। जो सदस्य होते हैं लोकसभा के उन सबको शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं, तो लोकसभा प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर को याद रखिए। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है जब लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, देखिए अभी सबसे पहले हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखेंगे। जब ये सभी को शपथ दिला देते हैं तब इनका पद है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखेंगे। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, वो जनरली लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। बल्कि देखिए कहा गया है इसमें भी कि सामान्य सदस्य के रूप में ही वो शपथ लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा भंग होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पद अगली लोकसभा की प्रथम बैठक के पश्चात करते हैं। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तब लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद का त्याग नहीं करते हैं, वो अगली लोकसभा का जब निर्माण होता है उसकी पहली बैठक भी हो जाती है, इसके बाद वो अपना पद त्याग करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड कंडीशन देखेंगे, अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष उनका कार्य करते हैं। देखिए जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का पद जब रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष उनका कार्य करते हैं, और यदि उपाध्यक्ष का भी पद नहीं है, अर्थात उपाध्यक्ष भी अपने पद पर नहीं है, तब राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति
देखिए हमने देखा कि जब अध्यक्ष भी नहीं रहते तो उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, तो प्रधान जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का त्यागपत्र, अर्थात ये त्यागपत्र कब देते हैं। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंप सकते हैं, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना जो त्यागपत्र है वो सौंप सकते हैं। अब देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में यही है कि हमें देखना है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। तो पहली कंडीशन है, पहला कार्य देखेंगे। देखिए लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना होता है। सबसे पहले कार्य यही है कि लोकसभा की बैठकों का संचालन करते हैं। सेकंड कार्य है लोकसभा की कार्यवाही को व्यवस्थित करना व नियंत्रित करना। मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, लोकसभा की कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और जब मतभेद उत्पन्न होता है तो ये अपना अंतिम निर्णय देते हैं। तीसरा कार्य है संसद के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व उन्हें सदन के विरुद्ध घोषित करना। ठीक है। चौथा देखेंगे संसद के कार्यों को, संसद के जो सदस्य हैं उनके भाषणों को, उनके जो कार्य होते हैं भाषण में, तो संसद के सदस्यों के भाषण को, उनको भाषण देने की अनुमति देना, उनके भाषण का क्रम और उनके भाषण देने का समय निर्धारित करना। फोर्थ है यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ है राष्ट्रपति द्वारा जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तब इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के बारे में हम देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 यानी कि 108 में राष्ट्रपति जब दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। सिक्स्थ देखेंगे अध्यक्ष जो है विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा भी सकते हैं। अध्यक्ष की इतनी पावर होती है लोकसभा के अध्यक्ष की कि वो विचाराधीन विधेयक पर अपनी बहस को रुकवा भी सकते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे किसी पक्ष एवं विपक्ष पर बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। जब किसी पक्ष या विपक्ष में बराबर मत होता है तब जहाँ भी लोकसभा के अध्यक्ष अपना मत देंगे वो निर्णायक मत हो जाता है। एक्ट देखेंगे दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता का फैसला करें। दल बदल कानून ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है ना, 10वें उसमें देखेंगे आप, मैं कंफर्म नहीं हूँ 10वें भाग में है या अनुसूची में। हाँ 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में दिया गया है। और 52वां संविधान संशोधन भी आप याद रखिए, है ना, 52वां संविधान संशोधन आप याद रखिए, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। 9th है अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए गए विधेयक की प्रकृति पर न्यायालय में, सदन में या फिर राष्ट्रपति विचार नहीं कर सकते। कोई भी विचार राष्ट्रपति जी नहीं कर, मतलब राष्ट्रपति, सदन या फिर न्यायालय भी नहीं कर सकता। जब एक बार अध्यक्ष ये कह देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कि कोई विधेयक धन विधेयक है और वो प्रमाणित हो गया है तो फिर सदन में कोई भी उनकी बात को नहीं टाल सकता। कहने का अर्थ ये है। ठीक है। अब हम देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष अपनी इच्छा से उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं और उपाध्यक्ष, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष को अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 में ये प्रावधान है कि लोकसभा है ना, जो लोकसभा है पूरी लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है, किंतु 14 दिन पहले यानी कि 40 डेज बिफोर उन्हें सूचना देना आवश्यक हो जाता है।
ठीक है, इस तरीके से भी हटा सकते हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और सैलरी के बारे में। ठीक है, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अब आप कहेंगे भारत की संचित निधि क्या होती है? तो भारतीय संविधान के जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं ना, जो सरकार टैक्स लेती है, सरकार की कंपनियां हैं, सरकार का जितना भी पैसा है वो कहाँ रखा जाता है? तो भारत की संचित निधि, और जिसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 यानी कि 266 में भारत की संचित निधि के बारे में, और 267 यानी कि 267 भारत की आकस्मिक निधि के बारे में मैंने बताया है। अच्छे से वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, केवल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोई नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सबको कहाँ से वेतन और भत्ते मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? तो भारत की संचित निधि से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है संचित निधि, याद रखिएगा। ठीक है, इस संदर्भ में संसद में कोई भी मतदान नहीं होता है। जब पैसा सभी को दिया जा रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को भी दिया जाता है, उपाध्यक्ष को भी दिया जाता है, उसमें कोई मतभेद क्यों उत्पन्न होगा? देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। हम सब जानते हैं सबसे अच्छा सदन, मतलब सबसे अच्छा तो नहीं, लेकिन देखिए कितने सारे सदन नहीं हैं, दो ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है वो उसका कभी विघटन नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन जो लोकसभा है उसका विघटन होता है। लेकिन फिर भी ये भारत का क्या है, मतलब जो संसद है, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जो लोकसभा है भारत का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सदन है, तथा इसके पास दूसरे सदन राज्यसभा की तुलना में कुछ ज़्यादा पावर्स हैं। अब हम देखने वाले हैं लोकसभा की शक्तियाँ, इनकी विधायी, वित्तीय सारी शक्तियाँ देखेंगे, तो इनकी तुलना भी करेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग लोकसभा की विधायी शक्तियों से करेंगे। ठीक है, विधायी शक्तियों से, फिर हम आगे भी इनकी शक्तियाँ देखेंगे। तो देखिए, सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। अरे भाई देखिए, लोकसभा क्या है, संसद मतलब कि सबसे अच्छा प्रिय सदन है, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसको भी राज्यसभा के मामले में ही समान शक्तियाँ प्राप्त है। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा देखेंगे, दूसरी कंडीशन है धन विधेयक। धन विधेयक संविधान के आर्टिकल 110 के अनुसार केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रख लीजिए, आर्टिकल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यदि कुछ पूछा जाता है तो धन विधेयक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, इसीलिए आप धन विधेयक को बहुत अच्छे से याद रखिए कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, आपके मन में आ रहा होगा तो राज्यसभा की क्या भूमिका है। मैं थोड़ा सा यहाँ नहीं लिख पाई हूँ, आपको बता देते हैं कि राज्यसभा में ये जाता है जब ये क्योंकि लोकसभा में के लिए आता है तो लोकसभा में तो पारित हो ही जाता है। जब ये राज्यसभा में जाता है तो 14 दिन में यदि राज्यसभा इसको पारित नहीं करती है तो फिर भी ये पारित हो जाता है अपने आप से और वापस आ जाता है। ठीक है, अर्थात राज्यसभा की इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं रहती है। तो धन विधेयक की बात करेंगे तो कैसे याद रखेंगे कि धन विधेयक बहुत धनी है, मतलब लोकसभा बहुत धनी है, ऐसे याद रखना है। लोकसभा क्या है, बहुत धनी है, इसके लिए इसके पास धन विधेयक आता है। ठीक है, याद रख लिया ना आपने। तीसरी कंडीशन देखेंगे विधायी शक्तियों में, संविधान के आर्टिकल 108 पहले भी देख चुके हैं हम। आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और ये संविधान की मजबूती का परिचायक है। बिल्कुल सही बात है, जब इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हैं तो देखिए लोकसभा है ही, ये संविधान में जो है लोकसभा की मजबूती का परिचायक है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देखिए धन विधेयक है ना, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन की बैठक नहीं बुलाई जाती। यदि देखिए ये पॉइंट भी बहुत, मैं कहूँगी आप पूरे इस वीडियो में यदि कुछ अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो ये 2 पॉइंट ही रख लीजिए बस। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सबसे ज़्यादा आते हैं, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से पूरे उसमें विधायिका कार्यपालिका में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं आपके। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इन पर मैं वीडियो बना चुकी, लेकिन फिर भी हम अभी पढ़ेंगे कि इन पर सबसे ज़्यादा है ना क्वेश्चन पूछे, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा सिविल सेवा के एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और भी एग्ज़ाम है, मैंने उनके पेपर नहीं देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आते ही हैं। ठीक है, तो धन विधेयक, अच्छा ये देखिए धन विधेयक पे क्योंकि संविधान संशोधन नहीं बुलाया जाता, क्योंकि सारा जो है जो पावर है वो लोकसभा के पास ही है, जबकि संविधान संशोधन जो होता है वो दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, जबकि वित्त विधेयक का नाम सुना होगा आपने, तो वित्त विधेयक में जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वित्त विधेयक में और साधारण विधेयक में, थोड़ा सा देखेंगे। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो जो संयुक्त अधिवेशन है वो किस किस में बुलाया जाता है, एक तो साधारण विधेयक में और एक वित्त विधेयक में, जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए विधायी शक्ति हम लोग देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कार्यपालिका की शक्ति है ना। लोकसभा में जो कार्यपालिक शक्ति है, जो कार्यपालिका शक्ति है वो क्या है। ठीक है, देखिए कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 53 में भी बस यही दिया गया है कि जो कार्यपालिका है उसकी वास्तविक शक्ति का प्रयोग क्या है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, तथा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसकी सभी शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे लोकसभा की अन्य शक्तियों के बारे में। देखिए अन्य शक्तियों में है लोकसभा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेती है, इसकी पहली पावर हो गई। ठीक है, तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव भी पारित करती है। जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो उसका प्रस्ताव भी लोकसभा पारित करती है। सेकंड कंडीशन देखेंगे, राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव अनुमोदन होता है, ठीक है ना, जो प्रस्ताव पारित होता है, यदि लोकसभा उसको अनुमोदित ना करे तब उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और उन्हें पद से हटाने में भी लोकसभा का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखेंगे अन्य शक्तियों में, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जब पद से हटाया जाता है तब लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखेंगे लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर एवं वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन से संबोधित करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब चुनाव होता है, लोकसभा का निर्माण होता है तब भी, और प्रत्येक वर्ष जो वित्तीय वर्ष होता है, आपने वित्तीय वर्ष के बारे में पढ़ा होगा, वित्तीय वर्ष में भी राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। ठीक है, और यह भाषण राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, बल्कि बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा एवं मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सरकार की भावी नीतियों कार्यक्रमों पर चर्चा का प्रारूप होता है जो राष्ट्रपति जी संसद के समक्ष करते हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा के अधिवेशन के बारे में। तो देखिए लोकसभा के अधिवेशन के बारे में, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए एवं स्थगित किए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो अधिवेशन हैं वो किसके द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित भी किए जाते हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा की बैठक के बारे में। ठीक है, तो देखिए लोकसभा की बैठक दो बैठक होती है। लोकसभा की बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए लोकसभा की 2 बैठकों में। ठीक है, ये हमने लोकसभा की बैठक को देखा कि लोकसभा की जो बैठक है उसमें दो बैठकों के अंतर जो गैप है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे लोकसभा के विघटन पर विधेयकों का प्रभाव। जैसे हमने देखा पहले से कि हर 5 वर्ष में लोकसभा का विघटन होता है। जब कोई विधेयक यदि है तो उस पर क्या प्रभाव होगा हम उस पर भी देखेंगे। बस ये लास्ट पॉइंट है, पेशेंस रखिए। ठीक है, देखिए लोकसभा के विघटन से विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस आदि समाप्त हो जाते हैं।
जब लोकसभा का विघटन होता है तो बहुत सारे जितने संकल्प होते हैं, नोटिस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखिए नोट डाल के दे रहे हैं कि संविधान के आर्टिकल 107 में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिसमें कोई विधेयक व्याप्तगत या समाप्त हो जाता है। अर्थात जब लोकसभा का विघटन होता है तब कोई विधेयक समाप्त हो जाता है। उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो संविधान के आर्टिकल 107 में बताया गया है। ठीक है ना, जिनमें कोई विधेयक व्याप्त या समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में यदि संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। अच्छा देखिए थोड़ा सा और देखिए कह रहा है कि देखिए किसी विधेयक, कोई विधेयक है, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में यदि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और तब यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को सूचना दे दी गई है, किंतु फिर भी यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तब विधेयक समाप्त नहीं होता है। ठीक है, इस कंडीशन में यदि लोकसभा का विघटन भी हो जाता है, यदि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाई जा रही है और राष्ट्रपति जी ने यदि इसकी सूचना दोनों को दे दी है और यदि जो लोकसभा है उसका विघटन हो जाता है, तब विधेयक क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है, सेकंड है वर्तमान भारत में यदि देखें तो वर्तमान भारत में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयमन अयंगर। ठीक है, अनंत शयमन अयंगर थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1952 से तो 1956 तक थे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा लोकसभा के बारे में। इससे यदि आप इस सेक्शन को देखते हैं, सेशन को, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप है ना इसको देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।